दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। राजनीति शास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उत्तर। भूमिका। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, शक्ति, सत्ता तथा राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा था। राजनीति शास्त्र की प्रकृति। सामाजिक विज्ञान यह मनुष्य के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक संबंधों तथा समाज में शक्ति वितरण का अध्ययन करता है। का राज्य सरकार का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य सरकार, संविधान, राजनीतिक संस्थाएं तथा उनके कार्य इसके प्रमुख विषय रहे हैं। शक्ति एवं सत्ता का अध्ययन आधुनिक राजनीति शास्त्र का केंद्र केवल राज्य नहीं, बल्कि शक्ति, सत्ता, प्रभाव और राजनीतिक प्रक्रिया भी है। रॉबर्ट डाहल ने राजनीति को शक्ति संबंधों के संदर्भ में समझाया। सौर वैज्ञानिक एवं अनुभवात्मक व्यवहारवादी के बाद सर्वेक्षण, अवलोकन, तुलनात्मक अध्ययन और सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग बढ़ा। फाय मूल्यपरक एवं मूल्य निरपेक्ष परंपरागत विचारक न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों पर बल देते थे, जबकि व्यवहारवाद ने वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया। उत्तर व्यवहारवाद ने पुनः मूल्यों की प्रासंगिकता स्वीकार की। 6 गतिशील एवं अंतर्विषयक इसका संबंध इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि और मनोविज्ञान से है। निष्कर्ष। अतः राजनीति शास्त्र की प्रकृति सामाजिक, वैज्ञानिक, गतिशील, अंतर्विषयक तथा मूल्यपरक है। आधुनिक युग में इसका क्षेत्र राज्य से आगे बढ़कर राजनीतिक व्यवहार, सार्वजनिक नीति, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक विस्तृत हो गया है। प्रश्न 2। समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। एच.ए. लास्की के इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर। भूमिका। समानता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। एच.जे. लास्की के अनुसार समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को बिल्कुल समान बना देना नहीं, बल्कि विशेषाधिकारों का अंत और विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। लास्की के कथन का आशय 1। विशेषाधिकारों का अभाव जन्म, जाति, वर्ग, धर्म अथवा संपत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति को अनुचित विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। वास्तविक समानता केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं है। यदि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं अत्यधिक हों तो समान अवसर केवल कागजी रह जाते हैं। समानीकरण की प्रक्रिया लास की पूर्ण समानता के बजाय ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें अत्यधिक असमानताओं को कम किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का अवसर। आलोचनात्मक समीक्षा लास्की का दृष्टिकोण उदारवादी समानता को सामाजिक आर्थिक न्याय से जोड़ता है, किंतु पूर्ण आर्थिक समानता व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों की क्षमता, रुचि और परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। इसलिए समान परिणाम की अपेक्षा समान अवसर और न्यूनतम सामाजिक आर्थिक असमानता अधिक व्यावहारिक लक्ष्य है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद पॉफॉर्ड अनस्वाइटनाइट समानता की इसी व्यापक भावना को अभिव्यक्त करते हैं। निष्कर्ष। लास्की की समानता विशेषाधिकार विरोधी, अवसरपरक और सामाजिक न्यायोन्मुख है। आधुनिक लोकतंत्र में समानता का वास्तविक अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हों। प्रश्न 3। राज्य विधान परिषद के गठन तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि यह भारतीय व्यवस्था में सबसे कमजोर उच्च सदन है? उत्तर। भूमिका। भारत में कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन कर सकती है, बशर्ते संबंधित राज्य विधानसभा इस संबंध में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। गठन विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं तथा 80 से कम नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 1/2 सदस्य स्नातकों द्वारा, 1/2 सदस्य शिक्षकों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। शक्तियां विधायी शक्ति साधारण विधेयकों पर दोनों सदनों की भूमिका है, लेकिन अंतिम रूप से विधानसभा अधिक शक्तिशाली है।
वित्तीय शक्ति धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। परिषद उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और उसकी सिफारिशें विधानसभा के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्न, चर्चा आदि के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाने में योगदान देती है, लेकिन मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या ये सबसे कमजोर उच्च सदन है? काफी हद तक ये मत सही है, क्योंकि राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियां सीमित हैं। फिर भी यह विशेषज्ञों, शिक्षकों, स्नातकों तथा स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व देकर कानून निर्माण में पुनर्विचार का अवसर देती है। निष्कर्ष, विधान परिषद शक्तियों की दृष्टि से कमजोर होते हुए भी विचार विमर्श, विशेष प्रतिनिधित्व और विधायी पुनरीक्षण का उपयोगी मंच है। प्रश्न 4, भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता का उदारीकरण और भूमंडलीकरण के युग में परीक्षण कीजिए। उत्तर भूमिका राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग IV अनुच्छेद 36 में वर्णित हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षतः प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु अनुच्छेद 37 इन्हें शासन में मूलभूत बताता है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण में प्रासंगिकता 1, सामाजिक आर्थिक न्याय उदारीकरण से आर्थिक विकास बढ़ा, लेकिन आय एवं अवसर की असमानता भी चुनौती बनी। DPSP कल्याणकारी नीतियों का आधार प्रदान करते हैं। कमजोर वर्गों का संरक्षण अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय तथा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा पर बल देते हैं। 3, श्रमिक कल्याण अनुच्छेद 39, 41 और 43 रोजगार, मानवीय कार्य दशाओं तथा श्रमिकों के कल्याण की दिशा प्रदान करते हैं। 4, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का लक्ष्य निर्धारित करता है। 5, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा पर बल देता है, जो वैश्वीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनौतियां बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में निजीकरण, रोजगार की अनिश्चितता, क्षेत्रीय असमानता तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। निष्कर्ष उदारीकरण DPSP को अप्रासंगिक नहीं बनाता, बल्कि उनकी आवश्यकता बढ़ाता है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, समान अवसर और कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करना ही संवैधानिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न 22, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? क्या इन प्रयासों द्वारा भारत में जमीनी लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है? परीक्षण कीजिए। उत्तर भूमिका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ सत्ता एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्र और राज्य से नीचे स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं तक हस्तांतरित करना है। इसका उद्देश्य जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाना है। भारत में प्रयास भारत में 77वें और 76वें संविधान संशोधनों द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 77वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार, ग्राम सभा, नियमित चुनाव, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, मैनरवी अनुसूची में व्यक्ति नाइस विषय। 44वां संशोधन नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित है। उपलब्धियां महिला सशक्तिकरण महिलाओं के लिए कम से कम एंथर आरक्षण ने स्थानीय राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाई। कई राज्यों में ये 82% है। वंचित वर्गों की भागीदारी SC, ST तथा राज्य कानूनों के अनुसार OBC आरक्षण से राजनीतिक प्रतिनिधित्व व्यापक हुआ। जमीनी लोकतंत्र ग्राम सभा एवं स्थानीय चुनावों ने राजनीतिक चेतना और नागरिक सहभागिता को बढ़ाया। चुनौतियां पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता का अभाव। फंक्शंस 29 विषयों का पूर्ण हस्तांतरण सभी राज्यों में नहीं हुआ। फंक्शनरीज पर्याप्त कर्मचारी एवं प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव। कुछ क्षेत्रों में सरपंच पति जैसी प्रवृत्तियां महिला प्रतिनिधित्व की वास्तविक प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। निष्कर्ष लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ने जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया है, किंतु फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का वास्तविक हस्तांतरण किए बिना ग्राम स्वराज्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पौनंक उत्तर
बहुलवादी सिद्धांत राज्य की निरंकुश एवं एकात्मक संप्रभुता की धारणा का विरोध करता है। हेरोल्ड लास्की, GDH कोल और फिगिस इसके प्रमुख समर्थकों में माने जाते हैं। इसके अनुसार समाज अनेक स्वायत्त संघों और समूहों से मिलकर बना है और राज्य उनमें से केवल एक संस्था है। इसलिए संप्रभुता को केवल राज्य में केंद्रित मानना उचित नहीं है। मुख्य विशेषताएं 1. राज्य समाज की एक संस्था मात्र है। समाज में अनेक स्वायत्त संघों का अस्तित्व होता है। राज्य की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाहिए। संघों को अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। 5. सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है। आलोचना आलोचकों के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता को अत्यधिक सीमित करने से कानून और राजनीतिक व्यवस्था में एकरूपता प्रभावित हो सकती है। निष्कर्ष बहुलवादी सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण और समूह स्वायत्तता के महत्व को रेखांकित करता है। प्रश्न 7. जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। उत्तर जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस जस्टिस में न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं हैं 1. मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन। लोग न्याय के सिद्धांतों का चयन एक काल्पनिक प्रारंभिक स्थिति में करते हैं। 2. अज्ञान का इग्नोरेंस। व्यक्ति अपनी जाति, वर्ग, लिंग, प्रतिभा आदि से अनजान होकर नियम चुनता है। समान मूल स्वतंत्रताएं। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रताओं का अधिकार होना चाहिए। सौर अंतर सिद्धांत प्रिंसिपल। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं तभी उचित हैं जब वे समाज के सबसे कम लाभान्वित वर्ग के हित में हों। मूल्यांकन रॉल्स ने स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु नोजिक जैसे उदारवादी विचारकों ने उनके पुनर्वितरणवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। निष्कर्ष रॉल्स का सिद्धांत आधुनिक उदारवादी समतावादी न्याय की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रश्न 8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2C1 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बदलते आयामों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर अनुच्छेद 2C कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। प्रारंभ में इसका अर्थ सीमित था, लेकिन न्यायपालिका ने इसकी व्यापक व्याख्या की। मेनका गांधी बनाम भारत संघ इनके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को न्याय संगत, उचित और गैर मनमाना माना गया। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत न्यायिक व्याख्या से अनेक अधिकार विकसित हुए, जैसे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, शीघ्र न्याय का अधिकार, आजीविका का अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार के। एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। निष्कर्ष अनुच्छेद 201 अब केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि गरिमा, स्वतंत्रता और गुणवत्तापूर्ण जीवन का व्यापक संवैधानिक आधार बन चुका है। प्रश्न भारत में गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुमत वाली एक दलीय सरकार की तुलना में अधिक समन्वयकारी और समझौता परक हो जाती है। प्रमुख प्रभाव 1. सहयोगी दलों को साथ बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री को निरंतर राजनीतिक सहमति बनानी पड़ती है। 2. मंत्रिमंडल गठन में सहयोगी दलों का प्रभाव बढ़ सकता है। 3. नीतिगत निर्णयों में गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम जैसी व्यवस्थाओं का महत्व बढ़ता है। प्रधानमंत्री की स्वतंत्र निर्णय क्षमता कुछ परिस्थितियों में सीमित हो सकती है। 5. क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय नीति निर्माण में प्रभाव बढ़ता है। फिर भी प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति समाप्त नहीं होती। अनुच्छेद 70 पॉल के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। निष्कर्ष गठबंधन राजनीति ने प्रधानमंत्री को कमजोर करने के साथ साथ उसे सहमति निर्माता, समन्वयक और गठबंधन प्रबंधक की भूमिका भी प्रदान की है। प्रश्न डेथ लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर
लोकपाल एवं लोकायुक्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2003 भ्रष्टाचार विरोधी संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। भूमिका उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच, प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों का विश्वास मजबूत करना, अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय की संभावना, सीमाएं संस्थागत एवं प्रशासनिक संसाधनों की कमी, जांच की लंबी प्रक्रिया, राज्यों में लोकायुक्तों की शक्तियों और संरचना में भिन्नता। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए वल एक संस्था पर्याप्त नहीं। निष्कर्ष: लोकपाल लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता स्वतंत्रता, पर्याप्त संसाधन, समयबद्ध जांच और मजबूत संस्थागत समन्वय पर निर्भर करती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न: कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर: कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, बल और मित्र। अर्थात राजा, मंत्री, राज्य प्रदेश, दुर्ग, राजकोष, सेना तथा मित्र राज्य इसके 7 अंग हैं। प्रश्न 12: रूसों की सामान्य इच्छा की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। उत्तर: रूसों की सामान्य इच्छा जनरल विल से आशय ऐसी सामूहिक इच्छा से है जो समुदाय के सामान्य हित को अभिव्यक्त करती है। ये सभी व्यक्तियों की निजी इच्छाओं का मात्र योग नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित पर आधारित सामूहिक इच्छा है। प्रश्न 10: दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 मुख्य अंतर बताइए। उत्तर: दबाव समूह, राजनीतिक दल, मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों को प्रभावित करना है। मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है। सामान्यतः चुनाव में सीधे सत्ता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार नहीं उतारता, चुनाव लड़कर सरकार बनाने का प्रयास करता है। प्रश्न: भारतीय संविधान में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? उत्तर: न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है। संविधान विरोधी पाए जाने पर न्यायालय उन्हें अमान्य घोषित कर सकता है। प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति क्या है? उत्तर: पॉकेट वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो स्वीकृति देता है और न ही उसे अस्वीकृत करता है, बल्कि निर्णय को अनिश्चित समय तक लंबित रख सकता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के लिए ऐसी स्वीकृति की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता। प्रश्न सीसी: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं और यह किससे संबंधित है? उत्तर: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 39 विषय शामिल हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि विषय शामिल हैं। प्रश्न: लोक कल्याणकारी राज्य की कोई 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर: लोक कल्याणकारी राज्य की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। 1. सामाजिक सुरक्षा: नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। सामाजिक आर्थिक न्याय: आय एवं अवसर की असमानताओं को कम करके कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना। प्रक्षेत्रवाद: भारतीय राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर: क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। सकारात्मक क्षेत्रवाद संघवाद को मजबूत कर सकता है, लेकिन उग्र क्षेत्रवाद अलगाववाद, क्षेत्रीय संघर्ष और राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। अतः संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक है। भारत की विदेश नीति के मुख्य स्तंभ गुटनिरपेक्षता की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है? उत्तर: गुटनिरपेक्षता आज भी रणनीतिक स्वायत्तता के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। भारत विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का प्रयास करता है।
वर्तमान संदर्भ में इसका स्वरूप पारंपरिक गुटनिरपेक्षता से अधिक रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संघर्ष था, जिसमें दोनों महाशक्तियों ने सामान्यतः प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए गुटों, सैन्य गठबंधनों, हथियारों की दौड़ और प्रतिनिधि युद्धों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की। इसका अंत सोवियत संघ के विघटन 1990 के साथ हुआ। पूरे